अच्छा, वो जो हथियारों की ट्रेन आ रही थी, वो उसकी क्या भूमिका थी? किस तरह के हथियार थे? अगर वो सारी एक ट्रेन भर के हथियार अगर पाकिस्तानी फौज को अमेरिका के हथियार, आधुनिक हथियार मिल जाते, तो क्या युद्ध का पासा पलट सकता था? कहा जाता है कि भारत सरकार ने उस समय अगर थोड़ी सी और समझदारी दिखाई होती, तो आज जिस तरह से बांग्लादेश में वहाँ फिर से वहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथ पनप गया है, और बीडीआर जो वहाँ बांग्लादेश की जो राइफल्स हैं, जो वहाँ के फोर्सेस हैं, उनसे भी हमारा कभी कभी क्लैश हो जाता है। तो बांग्लादेश जो आज है वो भारत का हिस्सा हो गया होता, क्योंकि सारा बलिदान तो हमारे ही फौजियों ने दिया था। हमारी देन है ही है, उनका उसमें कोई खुद रोल है ही नहीं है। बांग्लादेश को हमने तो गिफ्ट में थाली में सजा के उन्हें एक राष्ट्र सौंप दिया बस। पाकिस्तान को कई लड़ाइयों में हराकर भी भारत ने क्यों उठाया हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि का नुकसान? सारे युद्ध जीतकर भी अपनी धरती पाकिस्तान से वापस क्यों नहीं ले पाया हिंदुस्तान? भारतीय फौजियों ने बलिदान से जीता था पूर्वी पाकिस्तान। भारत की तरह सेकुलर बनने की बजाय कैसे हो गया कट्टर इस्लामिक बांग्लादेश का निर्माण? अमेरिका दे रहा था पाकिस्तान का साथ, फिर भी 1 लाख पाकिस्तानी फौजियों को बंदी बनाकर भारतीय सेना ने बनाया वीरता का विश्व कीर्तिमान। 1971 के युद्ध में दोनों मोर्चों पर देश के लिए लड़ने वाले कैप्टन शिवकरण सिंह की जुबानी सुनिए भारत पाकिस्तान युद्ध की अनकही कहानी। दुनिया में बहुत कम देशों की सेनाओं को ये सौभाग्य मिला होगा कि उन्होंने अपनी कोशिशों से एक नए राष्ट्र को जन्म दिया, एक नए देश को जन्म दिया। आज हमारे साथ एक ऐसे ही भारत के वीर विराजमान हैं, जिनकी टीम ने, जिनके साथियों ने और भारतीय सेना में रहते हुए जिन्होंने खुद अपनी कोशिशों से दुनिया में बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र को जन्म दिया था। हमारे साथ कैप्टन शिवकरण सिंह मौजूद हैं, जो 1971 के युद्ध में सक्रिय भूमिका में थे और भारतीय सेना के तत्कालीन चीफ सैम मानेकशॉ की जो एक टीम थी, एक बहादुर टीम जो पाकिस्तान को जवाब दे रही थी, जिसने पाकिस्तान के मंसूबों को विफल कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नए राष्ट्र को जन्म दिया, उस टीम के, उस गौरवशाली टीम के आप मेंबर रहे। बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन साहब आपका। धन्यवाद आपका शाह जी। कैप्टन साहब, 1971 का जो युद्ध था, निश्चित तौर पर वर्ल्ड मिलिट्री के हिस्ट्री की अगर हम बात करें, विश्व की सेनाओं की, वैश्विक जो इतिहास है सेनाओं का, उसमें ऐसा सौभाग्य बहुत ही कम मिलता है कि जब आप अपने देश के लिए इतना बड़ा काम करें, न सिर्फ अपने देश की हिफाजत करें, दुश्मन को पराजित करें, बल्कि दुश्मन को ऐसी चोट दें कि एक नए राष्ट्र का जन्म हो जाए। कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे देश के लिए थी और सेनाओं ने जो काम किया है, मुक्त वाहिनी के रूप में काम किया है। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही जाती है, एक तरीके से इंडियन आर्मी की असली सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक वही थी, जो सिविल कपड़ों में भी फौज को भी लगा कर करके वेपन के साथ में और भेजा गया था, जिसने बड़ी हिम्मत के साथ दूसरे देश में रह करके और एक बांग्लादेश को अलग विजय दिलाई। उस समय अगर हिंदुस्तान चाहता तो अपना विस्तार करके उसको इसमें भी जोड़ सकता था। और सबसे ख़ास चीज़ थी ये कि उस समय पाकिस्तान को तोड़ देना हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ इसलिए थी क्योंकि सन 65 में भी हम जीते थे और सन 71 में जब दोबारा फिर जीते हैं तो वो आधा बांग्लादेश में चला गया पाकिस्तान और आधा ही पाकिस्तान रह गया। लेकिन उसकी गलत हरकतें जो हमेशा मानवता के विरुद्ध रहती हैं वो आज भी काम करती हैं, इनको कुचलना पड़ेगा। कैप्टन साहब, किस तरह का मंजर था उस समय जब ये पता चला कि युद्ध शुरू हो गया है और आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने अपने सीनियर के आदेश पर आप लोगों ने हथियार उठाए और आप फ्रंट पे गए? क्या नज़ारा वहाँ पर था? और उसके बाद ये जो जीत मिली, इसमें किस तरह से बलिदान दिया हमारे लोगों ने, किस बहादुरी का परिचय दिया? और जो हमारे सेना प्रमुख थे उस समय मिस्टर मानेकशॉ, किस तरह की रणनीतियों का प्रयोग वहाँ पर उन्होंने किया जिस वजह से इतनी करारी चोट पाकिस्तान को पड़ी है कि आज भी उसका दर्द पाकिस्तान को रहता है? देखिए, उस समय हमारे चीफ का सबसे बड़ा रोल तो ये था कि उन्होंने घर जाना छोड़ दिया था, अपने दफ्तर में ही घर बना लिया था। रात दिन जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं हो गई, पाकिस्तानी सेना सरेंडर नहीं हो गई और सीज़फायर नहीं हो गया, तब तक वो अपने घर नहीं गए, अपने किसी परिवार के सदस्य नहीं मिले।
अपने दफ्तर को ही उन्होंने घर बनाया और बड़ी बहादुरी के साथ। मैं उस समय कुपवारा में तैनात था जो 19 डिप के अंडर आता था। उसके बाद लेह तक के मुझे भेजा गया और उस एरिए में मैंने देखा था कि वहाँ की पब्लिक भी साथ दे रही थी। उस समय जो कश्मीर या लद्दाख के लोग थे उस समय उनके अंदर इतनी भावना नहीं थी कि जो पाकिस्तान का सपोर्ट की बात करते, वो पाकिस्तान को दुश्मन मानते थे और पूरा कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने साथ दिया था। और इंडियन आर्मी के व्यवहार से इतना वो संतुष्ट थे कि उस समय एक अच्छी भावना पूरे कश्मीरियों में और लद्दाखियों में फैल गई थी, जो आज भी पूजनीय टाइप की उनकी नज़रों में है उस दिन। इसलिए कैप्टन साहब, कहा जाता है कि लगभग 1 लाख पाकिस्तानी फ़ौजियों को आप लोगों ने, हमारी सेना ने बंदी बना लिया था उस समय। और दुनिया में कभी कोई फ़ौज, जब से ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस हैं वर्ल्ड में, तब से आज तक 1 लाख फ़ौजियों को कोई देश, दुश्मन देश के 1 लाख फ़ौजियों को बंदी नहीं बना पाया। ये भी एक विश्व इतिहास का एक कीर्तिमान भारतीय सेना के नाम दर्ज है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट करना, आप समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ी, 1 लाख लोगों को यदि अरेस्ट करना हो तो वो इतने लोगों को आपने अरेस्ट किया, उनको आपने बंदी बना कर रखा, उनको आप फ्रंट की जो फ्रंटियर के जो बॉर्डर्स थे वहाँ से उन्हें अंदर तक ले आए। देश में अलग अलग देश के कोने में अलग अलग जगह उनको अरेस्ट करके, कई टुकड़ों में, सैकड़ों टुकड़ों में उनको अरेस्ट करके हज़ारों के ग्रुप्स में उनको रखा गया। मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं आता है, उस समय जो चीफ की हमारी आर्मी की प्लानिंग थी, इसके बावजूद कि आज जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे, आज जैसे अच्छे कपड़े नहीं थे फौज के पास में, और सेना का मनोबल इतना बढ़ा दिया था हमारे अधिकारियों ने, हमारे चीफ ने, आर्मी कमांडर ने, GOC 15 कोर ने, सभी ने मिल कर के, कि सब जोश में थे कि मर मिटने पर तैयार थे, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस धर पकड़ो करते थे। हम आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं कि 9 डिप था पश्चिम में, उसको ऑर्डर मिला तुरंत पूरब में जाने, क्योंकि 9 डिप के पास कुछ वेपन्स ऐसे थे जो कारगर थे ज़्यादा। 9 डिप जब मूव करके बांग्लादेश की तरफ पूरब में गया है आसाम पास, तो वहाँ एक प्लानिंग थी, 3 बजे रात को लिली कैक्टस ट्रेन पास होगी जो अमेरिका द्वारा भेजे हुए हथियारों को लेकर आ रही थी पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए। 3 बजे रात को आना था। इन्होंने कहा नहीं, हमारे चीफ का मैसेज गोपनीय आया और 3 बजे दिन में ही हम लोगों ने उस पुल को उड़ा दिया। जब हमारे सेना ने 3 बजे दिन में उस पुल को उड़ा दिया, उस समय वो ट्रेन पास हो रही थी। कितनी बड़ी धोखा होता अगर कहीं हम लोग 12 घंटे पहले ही वो काम न करते और ट्रेन आ जाती, तो हमारी लड़ाई कुछ दिन और चलती। यानी अमेरिका खुल के पाकिस्तान की मदद कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ था, रूस हमारी तरफ सपोर्ट करता था, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और अमेरिका ने घातक हथियार भी भेजे थे पाकिस्तान को। अमेरिका ने तो हर लड़ाई में 65 में भी घातक हथियार भेजा था और धोखा दिया था, और चाइना तो धोखेबाज था ही पहले ही, समझे। लेकिन रूस ने हमारा एक जिगरी दोस्त की तरीके से साथ दिया। अच्छा, वो जो हथियारों की ट्रेन आ रही थी, वो उसकी क्या भूमिका थी, किस तरह के हथियार थे? अगर वो सारी एक ट्रेन भर के हथियार अगर पाकिस्तानी फौज को अमेरिका के हथियार, आधुनिक हथियार मिल जाते, तो क्या युद्ध का पासा पलट सकता था? पासा नहीं पलटता, लेकिन टाइम जरूर बढ़ जाता। पासा तो इसलिए नहीं पलट, क्योंकि 9 डिप वहाँ पहुँच चुका था टक्कर लेने के लिए। तो जो 9 डिप को लड़ाई होती आमने सामने, तो कुछ न कुछ हमारा भी नुकसान होता, ज़्यादा नुकसान होता। वो नौबत ही नहीं आई। जब पहले ही उड़ गई तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही हुआ। और जब लिली कैक्टस ट्रेन उड़ गई, तब पंपलेट ऊपर से मानेक शाह ने खुद जाके जहाज़ से उड़वाया और कहा, तुम सब लोग हथियार डाल दो, चारों तरफ से घिर गए हो, अब हम तो, यानी हेलीकॉप्टर से पंपलेट उड़ाए गए पाकिस्तानी फौज के ऊपर। पाकिस्तान चीफ खुद गए, खुद मानेक शाह साहब गए, समझ गए। तो जिससे एक अच्छा संदेश गया, समझ गए। जब उनका चेहरा लोगों ने देखा, उसमें तो लोगों के अंदर जोश आ गया कि देखो हमारा चीफ। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे जिन्होंने तमाम किताबों में ये इतिहास पढ़ा है, लेकिन जो जीवंत इतिहास आप बता रहे हैं, क्योंकि आप उस इतिहास के साक्षी रहे, उसका हिस्सा रहे। खुद इंडियन आर्मी के जो चीफ थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर पे उस बैटल ग्राउंड के ऊपर, जहां पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना आमने सामने मौजूद थी, लाखों की संख्या में पाकिस्तानी फौजी थे, लाखों की संख्या में,
वहाँ पर पंपलेट हेलीकॉप्टर से उड़ाए और ये चेतावनी दी पाकिस्तानी फ़ौज को, उनका मॉरल डाउन कर दिया कि देखिए पर्चे हम गिरा रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए, चारों ओर से हमारी फ़ौज ने घेर लिया है। जनरल नियाज जो वहाँ पर थे पाकिस्तान की तरफ से, वो और जनरल अरोड़ा दोनों एक साथ ट्रेनिंग किए थे देहरादून में IMA की। और जिस समय अविभाजित भारत में, हाँ, और जब और जनरल नियाज उस तरफ से थे, जनरल अरोड़ा इस तरफ से थे। जनरल अरोड़ा ने जब संदेश दिया है कि सबसे पहले नियाज ही हाथ खड़े करके आगे आए हैं, वो सीन देखने वाला था कि उनके पीछे सब फौज हथियार डाल करके आई। यहाँ तक के कि आपको बताते हैं कुछ लोगों के जो हेलमेट लगे थे लड़ाई वाले, जो गिर गए तो हमारी इंडियन आर्मी वालों ने अच्छा बर्ताव के मुताबिक उनको हेलमेट उठा के दे दिया, समझे। तो बोला सर अब इसकी क्या ज़रूरत है, ये भाषा उन्होंने बोला था। मतलब यानी युद्ध जीतने के बाद भी जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय सेना भी उस संस्कृति का पालन करती है। हमने युद्ध जीता, उनके 1 लाख लोगों को बंदी बनाया, लेकिन किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया। पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की मानसिकता रखने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि भारतीय सेना का न सिर्फ विजय का गौरवशाली इतिहास रहा है, बल्कि मानवता का भी इतिहास रहा है। पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को बंदी बनाने के बावजूद उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई, उन्हें नीचा नहीं दिखाया गया। वो पराजित हुए, सरेंडर किया, उन्होंने शरण में आए, अरेस्ट हुए, हमारी हिरासत में रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी जलील नहीं किया गया। ये दूसरा आपको एक और छोटी सी चीज़ बता दूं, बाराबंकी में एक कर्नल कुमार थे, जिला सैनिक कल्याणाधिकारी। ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे टाइम स्केल उस समय। 111 कामन जून यूनिट नई खड़ी हुई थी जो कैदियों को यहाँ टेक ओवर कर रही थी फैजाबाद में, और उन्हीं के नीचे ट्वाइसी लेफ्टिनेंट रैंक लगाकर एक नया आदमी खड़ा था जो बाराबंकी का जिला अधिकारी भी रह चुका है। उस समय ये चीज़ शायद मेरे अलावा और कोई नहीं जानता होगा। धर्म सिंह वो लेफ्टिनेंट थे, कर्नल कुमार उसके OC थे। कैदियों को लेकर के मैं आया तो इन्हीं को हैंडओवर किया, और एक सिग्नल कोर के मेजर XC तुली थे। अच्छा, वो 1 लाख कैदी लगभग कितने दिनों तक आपकी हिरासत में रहे और देश के कितने हिस्सों में उनको कहा? 1 साल पूरा रहे हैं। 1 साल तक? 1 साल पूरा रहे हैं। जब समझौता, आप समझिए एक बड़ी बात है कि 1 साल तक 1 लाख पाकिस्तानी फौजियों को भारत में हिरासत में रखा गया और खाना खिलाया पिलाया, सम्मान के साथ रखा। एक बहुत जाने के समय भी उन लोगों को दुख था कि हम जा रहे हैं, और जितना अच्छा व्यवहार आपने दिया है, समझे, हम नहीं भूलेंगे इसको। और वो क्या कर रहे हैं अपनी जेलों में? हमारे लोगों को जिनको धोखे से पकड़ लेते हैं, बेरहमी से मारते हैं, हमारे लोगों के शरीरों, मारने के बाद शरीरों को भी छत विछत करते हैं। कैप्टन तमाम ऐसे हमारे फौजी रहे, सौरभ कालिया के साथ जो उन्होंने मिसबिहेव किया, और तमाम फौजी सरबजीत के साथ क्या कर रहे हैं। तमाम ऐसे हमारे फौजी रहे या हमारे लोग रहे जो अगर किसी कारण से उनके शिकंजे में गए तो उन्होंने मिसबिहेव किया। तो ये जो कैप्टन साहब, ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी दास्तान आपने बताई है, कहा जाता है कि भारत सरकार ने उस समय अगर थोड़ी सी और समझदारी दिखाई होती तो आज जिस तरह से बांग्लादेश में वहाँ फिर से वहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथ पनप गया है, और बीडीआर जो वहाँ बांग्लादेश की जो राइफल्स हैं, जो वहाँ के फोर्सेस हैं, उनसे भी हमारा कभी कभी क्लैश हो जाता है। तो बांग्लादेश जो आज है वो भारत का हिस्सा हो गया होता, क्योंकि सारा बलिदान तो हमारे ही फौजियों ने दिया था। हमारी देन है ही है, उनका उसमें कोई खुद रोल है ही नहीं है। बांग्लादेश को हमने तो गिफ्ट में थाली में सजा के उन्हें एक राष्ट्र सौंप दिया, बस। ये तो हम लोगों ने तो क्या ये चूक रही? एक मानते हैं कि ये एक अगर सही रणनीति चूक तो, या डिसीजन मेकिंग में लास्ट स्टेज की बात को मैं मानता हूँ कि उस समय हो सकता है लोगों ने सोचा हो कि इतना बर्डन, गरीबी बहुत ज़्यादा थी बांग्लादेश में, इसलिए न मिलाया हो कि हम नहीं पूरा कर पाए या कोई दिक्कत आ सकती थी, लेकिन अपनी टेरिटरी में शामिल कर सकते थे और कर क्या सकते थे। हमारा ही था ही, जब जीता हमने था, सब चीज़ किया था, हमारा था ही। तो एक ये रणनीतिक गलती रही, बहुत बड़ी गलती हो गई ये। अगर इसको चाहते अपने में मिला लेते तो आज भारत का विस्तार शुरू हो जाता धीरे धीरे। वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका लाभ हमें मिलता, धीरे ये पाकिस्तान भी खत्म हो जाता धीरे। और आज बांग्लादेश को चीन हमारे खिलाफ यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। ये सब छोटे पड़ने लगते। आज चाइना के टक्कर में हमारा देश की जो संख्या बढ़ती और लोग ताकतवर बनते,
तो एक बड़ी उपलब्धि तो रही निश्चित तौर पर, लेकिन एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक भी हुई। हमारे फौजियों ने बलिदान दिया, हमारे फौजियों ने अपना खून बहाकर उस राष्ट्र को जीता जो बाद में इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश बन गया। अब वहाँ भी कट्टरपंथ हावी है, वहाँ भी आतंकवाद हावी है, वहाँ भी भारत विरोधी गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी संख्या भी, जो विभाजन के समय जब बांग्लादेश का सृजन हुआ, कैप्टन साहब वहाँ क्या आबादी थी उस समय हिंदुओं की? क्योंकि आप लोगों ने वो मंजर वहाँ देखा था, बताते हैं बहुत अच्छी आबादी थी। 40% के आसपास बांग्लादेश में हिंदू आबादी थी, जो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान की एक उदारवादी नीति है, जो सन 65 में भी जो हमने जीता था वो भी लौटा दिया था। तो ये उदारवादी नीति हमारे देश की जो है, इसका नुकसान हुआ, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो है। अब की बार जब भी मौका आए तो ये उदारवादी नीति को अलग रख देना चाहिए। अब ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जो बार बार शत्रुता करे, उससे उदारता दिखाने का। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी वाली कहानी आपने सुना है कि उनको 17 बार मौका दे दिया, वो एक बार भी नहीं तैयार हुआ। वही हालत वो हमारे साथ कर रहे हैं कि हम उनको बार बार मौका दे देते हैं, उनकी जीता हुआ चीज़ लौटा देते हैं और फिर वही हरकत कर देते हैं वो। तो ये चीज़ें, तो आपने एक रोचक कहानी कैप्टन शिवकरण सिंह की ज़ुबानी सुनी और 1971 में बांग्लादेश के निर्माण की इससे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कहानी, इससे ज़्यादा ठोस तथ्य आपको शायद ही कहीं से मालूम चलेंगे कि किस तरह से अमेरिका से जो एक हथियारों से भरी हुई ट्रेन, आधुनिक हथियारों से भरी हुई ट्रेन आ रही थी, लिली कैक्टस जिसको नाम दिया गया था, उसे हमारी सेना ने पुल उड़ा दिया और वो पूरी ट्रेन जो है हथियारों समेत नदी में चली गई, बर्बाद हो गई। और एक बड़ी विक्ट्री भारतीय सेना ने हासिल की, लेकिन एक रणनीतिक कमज़ोरी थी, वरना वो बड़ा भूभाग जो आज बांग्लादेश कहा जाता है वो भी भारत का अभिन्न हिस्सा होता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज जो ये इंटरव्यू इंडियन ओपिनियन ने लिया है, मुझे विश्वास है कि ये देश के लिए आगे जो सैनिक हैं हमारे, इनके लिए काम आएगा। और बहादुरी के साथ जो नवयुवक हैं ये अब सेना में जाएंगे और इसी तरह बहादुरी के साथ लड़ेंगे जैसे पहले मिसाल रही हैं। नमस्कार। और कैप्टन साहब को बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे। हम इन्हें नमन करते हैं कि ऐसे वीर जो हैं वो हमारे देश के रत्न रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, और ऐसे और वीर आगे आएँ, ये भी हमारी प्रार्थना है। और भारत के नौजवानों से ज़रूर हमारी अपील है कि वो अपने गौरवशाली इतिहास की ओर देखें कि किस तरह से इस देश को सशक्त बनाने के लिए लोगों ने अपना खून बहाया है। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न कोई जाति, भारत ही सबका धर्म है, भारत की सेवा ही करना सबका धर्म है। और इसी धर्म का पालन करके भारत को एक बार फिर महान बनाया जा सकता है और भारतीयों के हितों को सुरक्षित किया जा सकता है। धन्यवाद।